यूट्यूब चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और आज रेशियो का छठा क्लास है। देखिएगा 2210 रुपया को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का इतना भाग है। क्या बोल रहा है देखिएगा कि ए का हिस्सा बी और मतलब प्लस तथा भी रहता तो प्लस से होता। ए और सी मतलब 3 भाई में ए अकेले है और बी और सी साथे है। इसका हिस्सा जो है, इसका हिस्सा का 4/9 भाग का किस में लगा, ए में कि बी प्लस सी में। तो कहिएगा कि ना सर बी प्लस सी का, इसी में ना का लगा। तो जिसके बगल में का लगता है विद्यार्थी, उसका मान बटा के नीचे होता है। इसके बगल में का लगा तो यहाँ 9 और यहाँ कितना होगा 4। तो ये एबीसी का योग कितना होगा 13 ना होगा जी, 9 4 13। आगे बोल रहे हैं कि बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का इतना भाग है। बी का हिस्सा ए और सी, ए और मतलब प्लस ए और सी के हिस्से का यहाँ भी है, का 7/10। जिसके बगल में का लगता है उसका मान बटा के नीचे होता है। देखिए ना कि ए प्लस सी के बगल में का लग गया है, इसका मान हो जाएगा 10 और इसका मान 7। इसको हटा भी सकते हैं, झूठू के और जगह टल रहा है। देखिए इसका योग कितना 17। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसको समझिए। एबीसी का योग, बीएसी का योग या सीएबी का योग, मतलब एबीसी में आगे पीछे किसी को करने से योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। एबीसी को जोड़िए योग उतना ही होगा, बीएससी को जोड़िए योग उतना ही होगा, सीएबी को भी जोड़िएगा तो योग उतना ही होगा। तो देखिएगा यहाँ पर एबीसी को जोड़े तो 13 हुआ और बीएससी को जोड़े तो 17 हो गया। तो अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करे पड़ेगा जी। एबीसी का योग 13, तो यहाँ भी तो एबीएससी न है, आगे पीछे होने से योग नहीं बदलता है। एकरों में एबीएससी और एकरों में एबीएससी, तो एबीसी का योग 13, तो बीएससी का भी योग उतने होना चाहिए था, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, जितना हो दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए बराबर करना पड़ेगा, और करने के लिए ऊपर 17 से और नीचे 13 से 17 गुना 13 कीजिएगा, 17 3 कामन 1 5, 17 कम 17 5 22, 13 से वही आ जाएगा 13 गुना 17 और यहाँ भी 13 गुना 17 है। लेकिन ध्यान रहे कि आप यहाँ 17 से गुना किए हैं और यहाँ कितना से किए हैं 13 से, तो 17 से इसमें भी करना पड़ेगा तो 153 होगा, और 17 से इसमें भी करना पड़ेगा तो 17 चौका 68 होगा। अब ये दोनों का योग 68 153 का योग 221 होगा। देख लीजिए करके 68 और 153 221 आएगा। 13 से यहाँ कीजिए तो 13 था 130 और 13 से 91। अब इसका योग कीजिएगा तो भी 221 आएगा। तो ऊपर में भी एबीसी का योग 221 और नीचे में भी बीएससी का योग 221। बीएससी बोलिए चाहे एबीसी बोलिए, बात बराबर है। तो आप ही 3 भाई हैं, तीनों भाई कमाते हैं, तो तीनों भाई में बड़का मंजिला छोटका का इनकम जोड़ा जाए या छोटका मंजिला बड़का का, बराबर में योगवा होगा। आगे पीछे जोड़ने से का योगवा बदल जाएगा। तो इसलिए एबीसी का योग 221, तो बीएससी का भी योग हो गया 221। लेकिन था नहीं, था तो योग 13 ऊपर में और नीचे था 17, लेकिन होना चाहिए दोनों बराबर। तो बराबर करने के लिए ऊपर में 17 से गुना किए और नीचे 13 से किए, तो 17 से किए तो 17 गुना 13। लेकिन ऐसा नियम है कि जब यहाँ आप 17 से कर रहे हैं तो ये दोनों में भी 17 से करना पड़ेगा। तो 17 में 53 से 17 चौका 68 हो गया। ऐसा नियम है कि आप यहाँ यदि 13 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 13 से, यहाँ भी 13 से करना पड़ेगा। तो 13 दाँ 130, 13 7 91। देखिए बी का मान 91 है। यहाँ दोनों का योग 153 है। दोनों का योग कितना है 153 है। ये दोनों का योग 153 है, तो इसका मान आपका 62 होगा। अब देखिए कितना रुपया बांटा जा रहा था, तो 2210 रुपया बांटा जा रहा था एबीसी में। तो एबीसी में बांटा जा रहा था, तो एबीसी में बांटा गया, तो एबीसी का योग कितना 2210 रुपया एबीसी में बांटेगा।
तो एबीसी का योग 2210 होगा। हम बोलेंगे एबीसी का योग कितना 221। तो यहाँ नियत के तुलना नियत से बताइए, किताब कहा एबीसी का योग 2210 ऊपर, हम बोलेंगे एबीसी का योग 221 नीचे, और निकालना है सी का हिस्सा। ये जी सी के हिस्सा निकाले के हो तो सी के लिए कितना से गुना, सी के लिए 62 से, यहाँ सी खत्म हो गया, कितना आ गया 620। अगला देखिएगा, ये 9900 रुपया को एबीसी में बांटा है, तो एबीसी का योग कितना हो जाएगा, एबीसी का योग 9900 हो जाएगा। बांटा जाता है कि बी को ए और सी के कुल हिस्से का इतना भाग मिलता है। कह रहा है कि बी को ए और सी के हिस्से का 2/7 मिलता है। देखिए इसके बगल में का है तो इसका मान कहाँ होगा, जिसके बगल में का उसका मान बटा के नीचे होता है। ए प्लस सी के बगल में का है तो इसका मान नीचे, जिसके बगल में का नहीं है उसका मान बटा के ऊपर होगा। यहाँ 2 होगा, यहाँ से एबीसी का योग 9। फिर आगे क्या बोलता है देखिए, कह रहा है कि सी को ए और बी के हिस्से का इतना भाग मिलता है। सी को किसको, सी को ए और बी के हिस्से का 3/8। बोलिए ए बी के बगल में का लगा, जिसके बगल में का लगता है उसका मान बटा के नीचे होता है। ए और बी के बगल में, ए प्लस बी के बगल में का लगा, इसका मान बटा के नीचे, इसके बगल में का नहीं लगा तो इसका मान बटा के ऊपर होगा। यहां से देखिए जी एबीसी का योग ऊपर में कितना 9 और नीचे एबीसी का योग कितना, सर नीचे एबीसी, नीचे कहाँ एबीसी है ना, है ना, दिखाई दे रहा है कि ए बी सी, तो ऊपर में भी है ए बी सी, तो ऊपर भी है एबीसी का योग और नीचे भी, ऊपर में एबीसी का योग 9 और नीचे में एबीसी का योग 11। सर एबीसी का योग आप बोल रहे हैं, यहाँ तो बीएसी न है, तो बाबू यही तो आप लोग को हम बताए कि एबीसी का योग जितना होता है उतना ही होता है, बीएसी का भी योग और उतना ही होना चाहिए, सीएबी का भी योग। एबीसी आगे पीछे होने से उसका योग नहीं बदलता, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जितना होगा उतना ही होगा, उसी के बराबर होगा बी प्लस ए प्लस सी, और उसी के बराबर होगा सी प्लस ए प्लस बी, सब बराबर होता है। एबीसी जोड़िए या बीएसी जोड़िए या सीएबी जोड़िए, वो योग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये एबीसी का योग हुआ यहाँ 9 और यहाँ सीएबी मतलब एबीसी का योग 11। देखिए तो दोनों बराबर है, नहीं है तो बराबर करने के लिए बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए ऊपर 11 से और नीचे 9 से, 11 99, यहाँ भी 99, लेकिन 11 से गुना इसमें किए हैं तो ऐसा नियम है कि यदि आप इसमें 11 से करते हैं तो ये दोनों में भी 11 से करना पड़ेगा। 11 से 77 और 11 दूनी 22, नीचे कितना से जी 9 से, तो 9 × 72 और 9 × 3 = 27, सी का मान 27 आ गया। यहाँ सी का मान 27 रख देंगे, सी का मान 27 रख देंगे, ये दोनों का योग है 77, तो इसका मान हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा। ये देखिए सी का मान 27 रख दिए और ए और सी का योग है 77, तो इसका योग, इसका मान कितना होगा 50, तो ना 50 और 27 77 होगा, ये दोनों का योग 77 होगा, ये 50 और ये 27 यहाँ से। अब देखिए यहाँ से अब नियत के तुलना नियत से करेंगे। बोलिए किताब जो है, किताब बोला 9900 को एबीसी में बांटा गया, एबीसी के बीच बांटा गया, तो एबीसी के बीच बांटा गया 9900, तो 9900 हो गया क्या, एबीसी के बीच बटा है तो एबीसी का योग, और यहाँ से एबीसी का योग कितना आ गया 99, और निकालना क्या है, तो निकालना है प्रत्येक द्वारा प्राप्त की गई राशि। प्रत्येक में पहले ए का निकाला जाता है, तो ए के लिए 50 से गुना, ए के बाद बी के लिए, बी का मान कितना है जी 22 से, और सी के लिए, तो सी के लिए 27 से गुना। 99 से 99 भगवान के प्यारे हो गया। अब यहाँ 2 शून्य का मतलब 100 बचा, 100 × 50 5000, फिर 100 × 22 2200, और 100 × 27 2700, ये आपका एबीसी का मान निकल गया। इसी तरह से बनाना है, इस तरह का टाइप जो भी दिया हुआ है उसी टाइप का है।
देखिए इसको, ABC का अनुपात है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 है, और उसमें कह रहा है कि यदि उसके वेतन में क्रमशः इतना इतना वृद्धि की जाए तो बढ़े हुए वेतन का अनुपात, बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे, कितना कितना वृद्धि करना है सब में, 5%, 10% और 15% वृद्धि करना है। तो वृद्धि करना है तो अनुपात में प्रतिशत, अनुपात का प्रतिशत निकालना कभी भी रहे ना, अनुपात का प्रतिशत कभी भी निकालना रहे तो अनुपात में आपको 10 या 100 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके प्रतिशत आसानी से निकलेगा। तो हम अनुपात में 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30, 40। अब 5% निकालिए, कभी भी नहीं होगा, तो 10 से आओ कर देंगे, मतलब 100 से गुना किए तो अब आसानी से हो जाएगा। 5% निकालिएगा, 100 का 5 होगा, और 5 बढ़ा दीजिएगा तो 105 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसका 10% निकालिएगा, इसका तो 30 होगा, तो वृद्धि करने का रहा है तो 300 में 30 जोड़िएगा तो 330। 15% निकालिएगा 400 का तो आएगा 60, और 60 जोड़िएगा तो हो जाएगा 460। कॉमन ले लीजिए, जो सब में मिल रहा है कॉमन, 5 कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 21, यहाँ बचेगा 66 और यहाँ बचेगा 92। ये आपका आंसर हो गया। देखिए PQR के वेतन का अनुपात है 3:4:5। वृद्धि करना है 15% वृद्धि, नहीं जी 10% है, वहां से 10%, 15%। सरदारे बोल दिया वृद्धि, सरदारे मतलब सबके लिए बोल दिया, लास्ट में एक बार बोला वृद्धि की जाती है, पहले कुछ नहीं, पहले खाली बोला 10%, 15%, 20%, यहाँ बोल दिया वृद्धि की जाती है, मतलब तीनों वृद्धि होगा, 10% भी वृद्धि, 15 भी वृद्धि, 20 भी वृद्धि, सरदारे वृद्धि बोल दिया है। तो प्रतिशत निकालना है रेशियो का, रेशियो का कभी भी प्रतिशत निकालना रहे तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको 10 से गुना या 100 से गुना या 1000 से गुना करना पड़ता है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना क्यों करते सर? गुना इसलिए करते हैं कि गुना करते हैं तो प्रतिशत आसानी से निकल जाता, और गुना नहीं करते हैं तो थोड़ा परेशानी होता है, इसीलिए। अब बताइए 10% निकालेंगे 3 होगा, बढ़ जाएगा 33, 15% 6 होगा 46, 20% निकालिएगा 10 होगा, तो वृद्धि करेंगे तो 60 हो जाएगा, 20% 10 और 10 बढ़ाएंगे तो 60, 15% 6 वृद्धि करेंगे तो 46, 10% 3 वृद्धि करेंगे तो 33। कोई कॉमन नहीं होगा। देखिएगा उसको, चलिए संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात इतना है, जमीन से पानी का अनुपात है, जे से जमीन, पी से पानी, यही अनुपात है संपूर्ण पृथ्वी पर। संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन पानी का अनुपात ही दिया है। फिर उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात इतना है, उत्तरी गोलार्ध में जो है यह अनुपात कितना है जी? उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है, जल्दी बताइए। उत्तरी गोलार्ध में है 2 अनुपात कितना? 2 अनुपात 3। तो दक्षिणी गोलार्ध में जमीन पानी से अनुपात होगा, मतलब दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात फिर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बाबू, ये पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। आधा से जो ऊपर होता है उसको, ऊपर वाला जो आधा भाग होता है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाला जो आधा होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी का हम यदि जान जाते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर कितना पानी है, मतलब कितना पानी है और कितना जमीन बोला है, कितना जमीन है, तो संपूर्ण पृथ्वी पर कितना जमीन है वो हमको पता चल जाएगा। उसमें से उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा दे देंगे तो बाकी किसका बचेगा? दक्षिणी का। संपूर्ण पृथ्वी पर कितना पानी है वो पहले जानना है। संपूर्ण पृथ्वी पर जितना पानी रहेगा उसमें से उत्तरी अपना हिस्सा ले लेगा
तो बाकी दक्षिणी को मिलेगा। उत्तरी ले लेगा तो बाकी उत्तरी ले लेगा तो बाकी जो बचेगा वो किसको मिलेगा? दक्षिणी को मिलेगा। अच्छा, ये तो हुआ। दूसरा चीज कि पूरे पृथ्वी का आधा होता है उत्तरी गोलार्ध और आधे होता है दक्षिणी गोलार्ध भी। पूरे पृथ्वी का पूरा पृथ्वी यदि 10 तो उत्तरी गोलार्ध 5, पूरा पृथ्वी यदि 100 तो उत्तरी गोलार्ध होगा 50। तो पूरे पृथ्वी देखिए तो यहाँ से जमीन और पानी मिला के कितना होता है? हो रहा है 3, और यहाँ उत्तरी गोलार्ध कितना हो रहा है? 5। सोचिए तो कि पूरे पृथ्वी पर जमीन और पानी मिला के 3 और आधा पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध बने, उत्तरी गोलार्ध बने, उत्तरी गोलार्ध बने, बस इतना, मतलब आधा पृथ्वी। सोचिए तो कि संपूर्ण, अब बाबूजी के कोई भी पिता के 2 पुत्र, तो पिता का हिस्सा 10 रुपया तो पुत्र का हिस्सा 20 रुपया हो जाएगा? नहीं, पिता के पास यदि 10 रुपया है तो पुत्र को 5-5 रुपया देंगे। तो उसी प्रकार देखिए तो उसी प्रकार देखिए तो संपूर्ण पृथ्वी का हिस्सा कितना है? 1, 2, 3, और देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध मतलब आधा पृथ्वी का 5। तो होना चाहिए क्या? होना चाहिए उससे इसका आधा, माने इसका जितना मान यहाँ पर जितना मान होगा ना उससे इसका मान आधा होना चाहिए। मतलब पूरे पृथ्वी यदि 10 तो ये 5, मतलब पूरे पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध आधा होना चाहिए। तो ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5-3 का एलसीएम कितना होता है? 15। तो 15 बनाने के लिए ऊपरे 5 से गुना, तो नीचे तो ऊपरे जब 15 बनाइएगा तो ऊपरला से ही उत्तरी गोलार्ध, संपूर्ण पृथ्वी यदि 15 तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा 7.5। तो 7.5 बनाने में परेशानी होगा, इसलिए इसको 30 बना दीजिए और इसको बना दीजिए 15। ये हो गया 30, आई हो गया 25, आई 15। तो 10 से गुना किए इसमें, तो इसमें भी 10 से करना पड़ेगा। 10 दूनी 20 और 10 से कम 10, 3 से यहाँ किए तो यहाँ भी 3 3 9 और 3 दूनी 6। देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर जल कितना? 10, पानी कितना? 20, तो पूरे कितना? 30, और उत्तरी गोलार्ध पर जल 6, पानी 9, तो 915। देखिए तो उससे आधा हुआ कि ना? सर संपूर्ण पृथ्वी के आधा होता है उत्तरी गोलार्ध। हाँ, संपूर्ण पृथ्वी 30 तो उत्तरी गोलार्ध 15। अब उत्तरी गोलार्ध अपना ले लेगा। बाबूजी के पास कितना है? 10 रुपया, उसमें एक बेटा ले लेगा 6 रुपया, तो बचेगा दूसरा बेटा के लिए 4 रुपया। बाबूजी के पास देखिए तो पानी कितना है जी? 20, उसमें एक बेटा कितना मांग लेगा या ले लेगा? 9, तो दूसरा के लिए बचेगा कितना? 11। तो 4:11 देखिए तो है। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध का। एक और बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात 3:4 है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात कितना है? इतना है। संपूर्ण पृथ्वी का ही हो गया। और उत्तरी गोलार्ध में देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो है इसका अनुपात है 2:3। इसको जोड़िए, थल जल मिला के हो रहा है 7 और यहाँ हो रहा है 5, तो इससे ही आधा होना चाहिए। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। संपूर्ण पृथ्वी के आधा होता है उत्तरी गोलार्ध, तो संपूर्ण पृथ्वी का मान जितना होगा ना उत्तरी गोलार्ध का उससे सीधे आधा होना चाहिए। तो दोनों का एलसीएम पहले लीजिए, तो एलसीएम 35 हुआ, तो इसको बना दीजिए 35 और इसको बनाना पड़ेगा आपको 70। तो यहाँ 10 से गुना करना पड़ेगा। पेवन नियत यहाँ पर लिखे पड़ेगा, लगे कि ना अलग से कुछ है। देखिए तो ये देखिए 70 हो गया जी, आई कितना हो गया? 35। देखिए तो संपूर्ण पृथ्वी का हिस्सा कितना? थल और जल मिला के कितना? 70। तो उत्तरी गोलार्ध उससे आधा है कि नहीं है? बैलेंस हो गया। तो उधर 10 से गुना किए तो यहाँ भी 10 से करना पड़ेगा। 10 से किए तो यहाँ भी 10 से, यहाँ भी 10 से, और नीचे 7 से किए तो यहाँ भी 7 से, तो 7 21 और 7 दूनी 14। तो दक्षिणी गोलार्ध को पूछता है, दक्षिणीय गोलार्ध को तो पूछता है जी, तो पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध का कि दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल का अनुपात। तो बताइए इस संपूर्ण पृथ्वी के पास थल कितना था? 30 था,
जिसमें उसका एक बेटा था उत्तरी गोलार्ध, ले लिया कितना 14, तो दक्षिणी के लिए बच गया कितना 16। और संपूर्ण पृथ्वी के पास जल कितना था 40, जिसमें से एक उत्तरी गोलार्ध एक उसका बेटा था जो ले लिया कितना 21, तो बच गया कितना 19 बच गया। ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल का अनुपात। उसी तरह से इसको बना लीजिए, देखिए 3:7 है संपूर्ण पृथ्वी का, और दक्षिणी गोलार्ध का दिले है 2:3। यहाँ से योग 5, यहाँ से योग 7 3 7 3 10 3 2, तो सेटिंग है जिसके सीधे आधा है, एकदम बैलेंस है। तो बस बैलेंस है जो होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये बाबूजी का हिस्सा है, ये बेटा का, तो ये 2 बेटा नहीं इनका है, तो 2 बेटा है तो इनका हिस्सा से ये बेटा का हिस्सा आधा होना चाहिए। तो इनका हिस्सा 10 तो बेटा का 5, बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। तो चलिए इसमें से इसको घटाइए, टोटल थल कितना था पृथ्वी के पास, थल कितना था जी, तो थल 3 था। दक्षिणी गोलार्ध का थल कितना हो गया 2, तो उत्तरी के लिए बच गया 1। फिर यहाँ से टोटल जल कितना था 7, उसमें दक्षिणी का हो गया 3, इसका बच गया कितना उत्तरी का 4, 1 कितना 4। कह रहा है देखिए अगला टाइप 10 है कि यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तब दूसरी संख्या बढ़कर इतना हो जाती है, तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए एक संख्या मतलब पहली संख्या समझिए, अब आगे तो फिर दूसरी संख्या बोलबे किया है। एक संख्या मतलब पहली संख्या, एक संख्या को ये मान लीजिए, तो एक संख्या का 30%, क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि एक संख्या का 30%, तो एक संख्या का, तो एक संख्या बोला एक संख्या, तो एक संख्या को हम ए मान लिए, एक संख्या कितना ए, और का बोला तो का मतलब का बोले तो का मतलब गुना, और 30%, तो 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, दूसरी संख्या को भी मान लेंगे। कह रहा है दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तब क्या होता है जी, तब बढ़कर 140% हो जाती है। कौन? दूसरी संख्या। तब रिजल्ट आता है कि बढ़कर दूसरी संख्या 140% हो जाती है। बढ़कर कितना हो जाती है 140। एक संख्या का जब 30% दूसरी संख्या में जब जोड़ा जाता है तो एक संख्या को ये माने दूसरी संख्या को भी माने, तो एक संख्या का 30% जब दूसरी में जुटेगा तब जाके दूसरी संख्या बढ़कर 140% हो जाती है। इस तरह से अब ये बी, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो बी भी अपने आप में 100% होगा, 100% लिख सकते हैं। फिर ए गुना 30% और बराबर यहाँ हो जाएगा बी गुना कितना 140%। ए गुना 30% बराबर बी गुना 140, एने से जाएगा 100% ऊ करे, तो बी गुना 100%, बी गुना 140% जाएगा तो घट जाएगा, तो बच जाएगा बी गुना 40%। 140% में से 100% घटेगा तो 40% बचेगा, प्रतिशत से प्रतिशत, तो 0 से 0, तो ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात कितना 3 होगा। जैसे ए अनुपात बी, ए होने से बी आएगा तो क्या होगा ए बटा बी 4 है उन्हें, एने से 3 में जाएगा अपना मौसा ही, तो हो जाएगा 4 बटा कितना 3, मतलब 4 अनुपात 3। उसी तरह से बनाना है इसको भी। जब किसी संख्या को ये मान लीजिए उसका 40% की संख्या के 40% में दूसरी संख्या को जोड़ा जाए, 40% में दूसरी संख्या को जोड़ा जाए, तब रिजल्ट क्या आता है कि पहली संख्या स्वयं का इतना हो जाती है। पहली संख्या मतलब ए, उस स्वयं का 125% हो जाती है, स्वयं का 125% हो जाती है। बस इसको फिर बना लेना है। ए गुना 40% प्लस बी को, कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो बी भी अपने आप में 100%। देखिए ना 100% लिखने में कोई दिक्कत ना होता है, 100 और प्रतिशत लिख सकते हैं, क्योंकि जब प्रतिशत हटेगा तो ये भगवान के प्यारे हो जाएगा, मतलब बी के बी रह जाएगा। तो कोई भी अपने आप में 100% होता है तो बी है, तो हम बी को लिख सकते हैं कि 100% है। तो 100% लिखने से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, और 100% होता ही है तो लिखने में क्या हर्ज है, लिख सकते हैं। अब बताइएगा ये हो गया जी ए गुना 125%। अब बताइए ए तरफ बी तरफ, बी तो बेचारा केलुआ है, सीधे रह जाएगा, ए होने जाएगा,
देखिए ना 40% होने जाएगा, होने 125% है, तेने से होने जाएगा तो घट जाएगा, हो जाएगा कितना 85% हो जाएगा ना जी। 125 में से 40 जाएगा तो 85 न बचेगा। देखिएगा यहाँ से प्रतिशत जाएगा और 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 20 बचेगा, यहाँ 17 बचेगा। बी नहीं जी, कहे कि पहली और दूसरी के अनुपात पूछा है ना, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली बटा दूसरी बराबर यानी से होने चल गया तो 20वां अपन जगह पर 17 यानी आवेगा, तो यहाँ हो जाएगा पहली अनुपात दूसरी बराबर 20:17। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस टेकारी के नाम से इस चैनल है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और क्वालिटी में जो थोड़ा बहुत त्रुटि है और सुधार होगा, अभी स्टार्टिंग है, लेकिन जो भी है कैमरा उमरा जो भी होगा सब ढंग का लगेगा। लाइट वगैरह में थोड़ा बहुत अभी लाइट में भी प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उसमें भी सुधार होगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो आप लोग देखिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ गए। तो आप लोग PDF आप लोग के पास यदि होगा, रेशियो का जो भी मेरा स्टूडेंट है उनके पास तो PDF इसका होगा या पैकेज भी होगा तो बनाइए। और बाकी जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हम टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाए हैं, टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है आदर्श कॉम्पिटिटिव टेकारी, तो उस ग्रुप में जुड़ने का आप लोग प्रयास कीजिए। और ग्रुप में जब जुड़िएगा तो उसमें हम PDF डालेंगे, तो PDF रहेगा तो फिर आप लोग भी बनाइएगा और फिर आगे धीरे धीरे फिर देखिए बहुत कुछ लाने वाले हम हैं। तो अगला टाइप आगे क्या कहता है कि x y के वर्ग के विलोमानुपाती है। x जो है y के वर्ग के विलोमानुपाती है। x y के वर्ग, तो y के वर्ग कर दिए, स्क्वायर कर दिए। x y के वर्ग के विलोमानुपाती है। x बोला तो x लिख दिए और कह रहा है y के वर्ग, तो y के वर्ग, अब विलोमानुपाती बोला तो इसको विलोमानुपाती कर देंगे। समानुपाती में ऊपर, विलोमानुपाती में ऊपर में 1 होता है नीचे। तो यहाँ से ये जब हटता है तो यहाँ पर बराबर जब लिखते हैं तो k आता है, कांस्टेंट के रूप में k आता है। और बस ये एक सूत्र तैयार हो गया यहाँ से। अब x बराबर y नहीं 4 यहाँ कुछ होना चाहिए, चाहे कि 4 होगा, वो गलती से आ गया है। x बराबर y नहीं, x बराबर 4 लेके देखिए ना, 4 होना चाहिए। तो x का मान यदि 4 देते हैं तो k बटा y स्क्वायर, y का मान कितना है 3 का स्क्वायर, तो k बराबर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आई, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36 हो जाएगा। k का मान 36 आ गया। आगे फिर कहता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x के मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है ना, x बराबर k बटा वाई स्क्वायर, तो x का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर k, तो k का मान कितना भी है 36 और वाई स्क्वायर, तो इका एक वाई के मान दिया, तो y बराबर 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 से 36 खत्म, तो 1 बचा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या करता है, पहला बार में क्या करेगा, x और y दोनों का मान दे देगा। वो कहला सर पहला बार में देखिए x और y का मान हिला दिया कि k का मान निकल जाएगा उससे। x का मान इसलिए देता है कि x का मान और y का मान इसलिए देता है कि k का मान निकल जाए। और अगला बार में क्या होगा, x या y का मान देगा और पूछेगा किसी का, x का मान देगा तो y का मान पूछेगा और y का मान देगा तो x का मान पूछेगा। देखिए अगला बार में x का मान पूछ रहा है, ज्ञात करने का रहा है, y का मान दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात करने का रहा है और k का मान तो निकलने है पहले से 36 बटा वाई स्क्वायर, तो y का मान 6 है तो स्क्वायर करेंगे तो 36 से 36 भगवान के प्यारे हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर भी छूटल है 3 बटा 8 या 8 बटा 3 होगा, जो भी होगा संभाल लेंगे इसको। देखिए ना, a b के घन, तो b के घन कर दिए, ये क्या व्युत्क्रमानुपाती बोला, तो 1 बटा ई, इस समानुपाती का भी चिन्ह है और व्युत्क्रमानुपाती का भी, दोनों का यही चिन्ह होता है।
ठीक है। तो यहाँ बराबर जब करेंगे तो कांस्टेंट के रूप में के आएगा और यहाँ से एक सूत्र तैयार हो गया, ए बराबर के बटा बी क्यू। अब पहला बार में ए और बी दोनों को मान देगा, जिसमें देखिए पहला बार में ए का भी मान दिया है और बी का भी मान दिया है, दोनों का दिया है कि नहीं, कहे थे ना कि पहला बार में दोनों का देगा। देखिए पहला बार में ए का भी मान दिया है और बी का भी मान दिया है। तो ए का मान कितना दिल की है जी, तो ए के मान 3 है ना, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, फिर बराबर के। अब बी का मान कितना है 2 के क्यों करेंगे तो के बराबर हो जाएगा कितना 24, के का मान आ गया 24। अब अगला स्टेप में क्या है कि ए बराबर इतना, तो बी का मान कितना होगा, ए बराबर कितना दिया 8/3, तो बी का मान कितना होगा, तो ए बराबर सूत्र क्या होता है ए, तो ए बराबर तो बराबर के ना लिखेंगे, के का मान कितना है, के का मान 24 है, तो 24 लिखेंगे बटा आउ बी क्यू, तो बी क्यू जी कैसे हो, तो 8 होता है। अड़ती 24, 8 यहाँ पर होगा 9 होता है। यहाँ पर मनवा क्लियर ना है, कहीं कटेगा तो 3 आ जाएगा, तो नन होगा 9, 3/9, 24 बटा कितना है 24, किसका मान दिए के का मान, तो 24, 8 3 24, 8/9 का नहीं होगा, 8/9 कर दीजिए, 8/9 कर दीजिए, तो 8/9 होगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो बी क्यू बराबर आ जाएगा कितना 27, तो बी बराबर हो जाएगा कितना 3। यही पूछ रहा था बी का मान, तो बी का मान कितना होगा 3 होगा, जैसे यहाँ पर होगा 8/9, हमको लगा कि 8/3, लेकिन नहीं 8/9 होगा। उसी तरह का एक क्वेश्चन है, देखिए देखते हैं समय कितना हुआ, अब रहने देते हैं इसको, जो है अगला क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे, सब्सक्राइब कीजिए, समझ गए। आप लोग को हम और समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत समझाएंगे, अभी हम भी शुरुआत कभी किए हैं, बहुत कुछ इसमें समझना है, सीखना तो कुछ नहीं है, सारा एकदम रटा हुआ है टोटल, समझ गए ना, मतलब इतना बार बनाए कि सब रटा गया है, लेकिन हमको रटाने से क्या होगा, आपको हम समझाएंगे, वो बनाते बनाते ऑटोमेटिक कोई के भी रटा जाता है, कोई भी आदमी बार बार एक चीज का बनाएगा तो रटा जाता है, लेकिन हम रटाया हुआ जैसा नहीं, हम आप लोग को ऐसा मतलब समझाएंगे ना कि आप लोग एकदम समझ जाए, कितनों टेढ़ क्वेश्चन रहेगा, कितनों मतलब टफ रहेगा, उसको हम एकदम आसान बना देंगे समझा के, बहुत समझाएंगे आप लोग को, समझ गए। तो आप लोग बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ेगा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम और मतलब बेहतर करने का प्रयास भी करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।